भेजा था दीप श्री को। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष कुमार जी। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ऊपर दिख रहा QR स्कैन करके हमारे पत्रम पुष्पम सहयोग जारी रखें। और उसी से अब एक नया इकोसिस्टम बन रहा है जो सामने वाले इकोसिस्टम की चूल्हे हिला रहा है। और कैसे हिला रहा है, इसी पर बात आरंभ करते हैं आज। तो साहब, हर्ष जी, आपका स्वागत है। आजकल तो धन्यवाद। चैनल वाले हमको आपको जो है वो कांटेक्ट करने लगे हैं कि साहब के हमारे लिए कुछ कोलैबोरेशन कर दो, कुछ वीडियो बना दो। ये क्या चक्कर है? जी 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 जी, अच्छा हुआ सर आपने सवाल पूछ लिया। इसके लिए थोड़ी सी मुझे आस्तीन चढ़ानी पड़ेगी। दरअसल क्या है कि ये जो चैनल वाले हैं ना, इन चैनल वालों ने सर ये सोच रखा है कि हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, जो थोड़ा सा राष्ट्रवादी टाइप के लोग हैं, इन लोगों को ये खरीद लेंगे। और पिछले सप्ताह शायद हमारी जब बात हुई थी, लास्ट वीडियो जब हमने किया था, आपको याद होगा, तो हमने कुछ टीवी चैनल्स के उसमें नाम लिए थे, उनके शोज के बारे में बताया था। कुछ एंकर्स इधर से उधर हुए हैं, सुधीर चौधरी वगैरह, उस पर डिस्कशन हुआ था हमारा। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि सर हमारे वीडियो और आपके वीडियो जो है वो एक एक दिन में 3-3, 4-4 लाख व्यूज उनके आए हैं, वो वायरल हुए। तो उसके बाद उनका जो मैसेज है इतना वाइड हो गया है कि सर जो चैनल्स के बड़े बड़े सीईओज हैं, इवन ये मैंने तो ये भी सुना है कि रजत शर्मा जैसे लोगों ने भी अपने लैपटॉप पे वो वीडियो प्ले करके देखे। मुझे नहीं पता कितना है सही इसमें, लेकिन मुझे एक स्टाफ के आदमी है, हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि उन लोगों ने भी उन वीडियोस को प्ले करके देखा है। और उसके बाद हमारे पास, आपके पास, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे वीडियो शुरू होने से पहले, कि संपर्क किया गया कि आप लोगों के सोर्सेज क्या हैं, आपने ये आप हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए, हम आपको कंटेंट देंगे, आप उस पे वीडियो बनाइए, हमसे अप्रूव कराइए। मतलब ये चाहते हैं कि हम दूसरे लल्लन टॉप बन जाए। जी 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 जी, तो वही चीजें हैं। मेरे पास जो है वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनके 6 लाख के करीब उनके सब्सक्राइबर्स इंस्टाग्राम पे हैं। मेरे जो मैनेजर हैं उनके पास उनका मेल आया और उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि हमें आपके ये वीडियो पसंद आए, ग्लोबल हर्ष का ये वाला, हर्ष की बात लाइव वाला ये वाला, इसी तरह का कंटेंट हम चाहते हैं। और हम आपको एक दिन पहले बताएंगे कि साहब आपको हमारे लिए इस तरह का वीडियो बनाना है, और एक दिन में आपको बनाकर 5 मिनट के वीडियो का बता दीजिए कितने पैसे लेंगे, और 10 मिनट का बता दीजिए कितने पैसे लेंगे। इस तरह की ऑफर सर हमारे पास है, बाकायदा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, उनका मैसेज है, मीडिया इन्फ्लुएंसर कंपनी के मेरे पास स्क्रीनशॉट है, सारे के सारे मैंने ले रखे हैं। और फिर कहते हैं कि साहब ये बताइए कि आपने ये जो वीडियो बताए थे, इनका सोर्स क्या था? तो सर इन लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता दूं कि इनका सोर्स है हमारी मीडिया इंडस्ट्री में घुसपैठ, पहचान, इन सारे संस्थानों में काम करने वाले हमारे मित्र, जो सब हमें बताते हैं कि इन सब चैनल्स में चल क्या रहा है। और सर इन्हीं हरकतों की वजह से, पहले आपको बताऊं कि अखबारों की वैल्यू गिरी है। आपको याद होगा कि जब पिछला जयपुर डायलॉग हुआ था, जिसमें मेरी बुक लॉन्च हुई थी, उसमें एक चर्चा हुई थी, राउंड टेबल चर्चा हुई थी हमारी, ओमकार चौधरी जी की और भाऊ तोरसेकर की, और एक वो लड़का है वो जो फिल्मों के रिव्यू करता है महाराष्ट्र से, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। हाँ, प्रदीप बोराड़े, प्रतीक बोराड़े। तो हम चारों लोग उसमें बैठे थे। तो मैंने उसमें सर एक छोटा सा उदाहरण भी दिया था, इसी तरह की बात हो रही थी उसमें कि अखबारों के बजाय आजकल लोग सोशल मीडिया पर क्यों ज्यादा बिलीव कर रहे हैं। दरअसल अखबारों में क्या हुआ था सर कि 90s के आखिर तक आते आते और 2000 की शुरुआत में, जब ये मुलायम सिंह यादव, अमिताभ बच्चन, अमर सिंह, ये सारा नेक्सस बना था, राष्ट्रीय सहारा वाला, तो इन लोगों ने उस समय एक चलन शुरू किया था कि अखबारों में स्पेस खरीद लिए थे सर, पेड न्यूज छापने के लिए। आपको तो पता होगा सर, ज्यादा जानते होगा आप। हाँ, बिल्कुल। सब अखबारों में छपे थे, राजस्थान में भी निश्चित रूप से हुआ होगा। और उसमें क्या होता था कि एक बॉक्स बनाते थे और उसमें प्रायोजित खबरें छपी जाती थी, वो एडवर्टोरियल होती थी। हाँ, एडवर्टोरियल।
उनमें कोने में लिखा रहता था सर एडीवीटी, बिल्कुल छोटा सा लिख देते थे कॉर्नर में। तो लोगों को लगता था कि यार ये तो खबर छपी हुई है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, मैंने वो उस शो में भी, उस पॉडकास्ट में भी दिया था, पता नहीं वो पॉडकास्ट आप लोगों ने चलाया नहीं, मुझे पता नहीं, मेरे ध्यान नहीं है। उसमें मैंने एक उदाहरण दिया था कि अवतार सिंह भड़ाना को 2004 में टिकट मिला मेरठ से चुनाव लड़ने का, और उसके सामने केसी त्यागी चुनाव लड़ रहे थे जेडीयू के टिकट पे। मेरठ में जेडीयू को कोई नहीं जानता था, लेकिन बीजेपी का समर्थन था। तो उन्होंने क्या काम किया कि अवतार सिंह भड़ाना का 15 दिन पहले टिकट हुआ मतदान से, और वो आया और उसने अमर उजाला, दैनिक जागरण, इन अखबारों में संपर्क किया कि भाई 4 पेज का पेड न्यूज मुझे छपवाना है, और 4 पेज का सप्लीमेंट अलग से अखबार के साथ अटैच होगा, कंटेंट में दूंगा कि साहब फलाने समाज ने उनको समर्थन दिया, फलाने समाज ने उनको समर्थन दिया। उस समय ओमकार चौधरी जी वहां थे मेरठ में, शायद दैनिक जागरण में थे या अमर उजाला में, मुझे पता नहीं है, ये ध्यान नहीं आ रहा है। तो सर वो अमर उजाला में जो मना कर दिया गया उसे छापने के लिए, दैनिक जागरण ने उसको पेड न्यूज, उस पूरे 4 पेज के सप्लीमेंट को छाप दिया, और वो 15 दिन के अंदर अवतार सिंह भड़ाना ने चुनाव जीता। ऐसे जो पैसा बिखेरा है उसने घर घर जाके, वो चुनाव जीता अवतार सिंह भड़ाना वहां से। और उसके बाद से आज तक दैनिक जागरण की रेपुटेशन जीरो हो गई सर उस इलाके में, किसी ने कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं रही। और यही काम चैनल वालों ने करना शुरू किया। आपको याद होगा कि अभी 2 लोकसभा चुनाव पहले मोदी से जो पहले वाला था 14 का और 9 का, उसमें सर इन्होंने स्पेस बेचने शुरू कर दिए थे कि उधर मोदी जी बोल लेंगे तो उनका 1 घंटे का दिखाएंगे, इतना पैसा लेंगे, वहां पे सोनिया गांधी बोल लेंगी, इतना बोल लेंगी, इतना पैसा लेंगे। ऐसे इन्होंने चैनलों वालों ने सेटिंग शुरू कर दी। उसकी वजह से इनकी रेपुटेशन खत्म हुई। अब ये हमारे जैसे जो इंडिपेंडेंट लोग हैं ना सर, जो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, यूट्यूब के सोर्सेस पे, गूगल के माध्यम से जो अपना काम धंधा चला रहे हैं सर, उन लोगों को भी अब ये उसी गर्त में धकेलना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं हमारे यहाँ जो इस तरह का काम करने भी लगे हैं। हमारे पास चुनाव के समय में बहुत ऑफर आती है कि आपको वहां विजिट कराएंगे, फला जगह विजिट करा देंगे, बस आपको जाना है और वो देख के वहां एक वीडियो बना देनी है। तो ये सर मुझे लगता है कि हमारे और आप जैसे जो लोग, हम इस क्षेत्र के जो लीड कर रहे हैं, जो हम लोगों को तो इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। ये एक तरह का ट्रैप भी है। हमारे पास जाल फेंका जाएगा, फिर बता दिया जाएगा कि साहब देखिए हमने इन्हें इतने का ऑफर दिया और इन्होंने हमारी बात मान ली। लेकिन वो बेवकूफ समझ रहे हैं सर, वो गलत लोगों से पंगा ले रहे हैं। हम उनके चक्कर में आने वाले नहीं हैं। और जो दूसरे जो है वो चंगुल में नहीं आ रहे साहब। एक तो दूसरे, चलिए हम लोग तो चंगुल से बच गए हैं, लेकिन निशिकांत दुबे भी चंगुल में नहीं आ रहे, और धनखड़ साहब भी चंगुल में नहीं आ रहे। अब बेचारे जेपी नड्डा जी ने पता नहीं क्या क्या कह दिया, और ना तो हमारे धनखड़ साहब मान रहे हैं और ना निशिकांत दुबे मान रहे हैं। क्या चक्कर है? देखिए सर, ये मेरा मानना है कि जो कन्विक्शन है ना इंसान का, वो सबसे बड़ी चीज होती है। और जो बात जगदीप धनखड़ ने कही, जगदीप धनखड़ आप याद कीजिए कि अभी पिछले 6 महीने में ये बात कई बार कह चुके हैं। एनजेएससी को लेकर जगदीप धनखड़ कई बार पार्लियामेंट में बैठ के अपनी सभापति की सीट पे बोल चुके हैं, बाहर कई जगह जहां पर भी, और वो इस मौके का फायदा उठाते हैं। जहां पर भी उन्हें किसी प्रोग्राम में बुलाया जाता है, वो हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा हार्ड एक फैक्ट वहां पे कहा जाए लोगों के सामने कि जिसकी चोट पहुंचे। और मेरा मानना है कि सर जगदीप धनखड़ भारत के, स्वतंत्र भारत की जो जब से ये सिस्टम हमारा 47-52 से आप कहें, जब से सिस्टम लागू हुआ, संविधान और सब, मेरा मानना है कि मैंने तो देखा नहीं कि ऐसा उपराष्ट्रपति इस देश में कोई आया जो इतना खुल के बोलता है। और जिसे मैंने तो सर 2 दिन तक लगातार धनखड़ साहब पे वीडियो किया कि भाई इस रीढ़ वाले जाट ने सबको दिखा दिया कि काम कैसे कर जाता है और बोला कैसे जाता है। तो वो जो आदमी जिसकी अपनी रीढ़ है, जो अपने विजडम के हिसाब से चलता है, वो सर किसी के दबाव में क्या आएगा। निशिकांत दुबे इज वन ऑफ देम। निशिकांत दुबे भी ऐसे ही हैं। वो जब पार्लियामेंट में आते हैं इतने सारे कागज लेके आते हैं, तथ्यों के आधार पे बोलते हैं, और उनकी एक एक स्पीच हमने भी अपने चैनल पे डाली है तो लाखों लाखों लोग देखते हैं। तो सर ये लोग जो हैं, अपने कोई इन्हें गाइड नहीं कर सकता, कोई इन्हें इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता,
ये अपनी इच्छा शक्ति से करने वाले लोग हैं, और मैं तो स्वागत करता हूं कि इतना खुल के बोल रहे हैं। और रही बात जेपी नड्डा साहब की, सर जेपी नड्डा की जगह कोई भी अध्यक्ष होता उसे यही करना पड़ता। ये सब चीजें ऊपर से होती हैं सर, जेपी नड्डा अपनी तरफ से नहीं कह सकते इतनी सारी बात। नहीं नहीं, मुझे तो दूसरा है इसमें, थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा मत भिन्न है। मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी को संकेत तो दिया गया होगा कि अरे भाई बातचीत करो इनसे, को थोड़ा कहो इनको टोन डाउन करें, लेकिन हाँ वो जो थे जेपी नड्डा साहब, वो जरा उत्साह में अधिक आ गए और कुछ ज्यादा ही बोल गए। हाँ, वो सर वो अलग बात है कि उन्हें किस स्केल पे बोलना था और वो किस स्केल पे बोल गए, वो एक बात मतभिन्नता हमारी आपकी हो सकती है। लेकिन ये बात सही है कि ऊपर से कहा गया होगा कि भाई इन्हें ऊपर कहो से टोन कहा डाउन गया करो। या संकेत दिया गया, मुझे तो लगता है हाँ, संकेत दिया संकेत गया, संकेत संकेत दिया क्योंकि गया, ये वही हर मैं कह बार रहा जो है ये अति उत्साह वाले कार्य करते रहे। नूपुर शर्मा में भी इनको संकेत दिया गया तो ये अति उत्साह में आ गए। आके हूँ। टी राजा सिंह में इनको संकेत दिया गया तो इन्होंने उठा के टी राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया, ये मैंने बगैर ये सोचे समझे। 2 का 10 कर देते हैं ये। हाँ, इनका ये है कि साहब के अरे साहब अपने जो है वो बॉस को इतना राजी रखो कि बस, अब उसी हाँ राजी रखने रखने में आरएसएस के खिलाफ बोल गए कुछ। हाँ, वो दरअसल होता क्या है कि कहा जाता है पुचकारने के लिए, ये चाबुक मारते हैं। वो वाली कहानी है इनकी कि भाई पुचकार लो इन्हें और कहोगे थोड़ा भाई आराम से कर लो, ऐसे कर अब लो। आप देखिए फिर और इन्होंने हेमंत बिश्व शर्मा को कहा कि अरे भाई मेरी इज्जत बचाओ, तो हेमंत बिश्व शर्मा ने थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के वो कुछ जो किया, तो हाँ, आपने वो देखा कोर्ट क्या में भी शेर पढ़ दिया निशिकांत दुबे ने। निशिकांत दुबे ने। कि जिंदगी जब्र है और जब्र के आसार नहीं। हाँ, और उसी से नेक्स्ट डे निशिकांत दुबे ने एक काम और कर दिया है सर। हाँ, ये जो महुआ मोइत्रा है, इसके खिलाफ हाँ, सीबीआई का जो लोकपाल में पहुंचने वाला है ना जो रिपोर्ट, उसकी हम्म। कॉपी आ गई है निशिकांत दुबे के पास। उसने निशिकांत दुबे हाँ, ने उन्होंने इसने तो खुद ने लोकपाल का केस हाँ, डाला था महुआ मित्रा के उन्होंने सामने। कहा कि मैं उसमें पार्टी हूं, चूंकि मैं उसमें मैं पक्ष हूं, एक तो मेरे पास उसकी फाइल आई है और मोहतरमा उन्होंने लिखा है, उन्होंने तो ब्लॉक कर रखा है। तो उसने निशिकांत दुबे ने फिर उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि हाँ, भाई फेसबुक मैं पे जो लिखा। हूँ, फेसबुक पे लिखा कि भाई मैं जो हूँ इसमें मोहतरमा आपको ये बता दूं कि ऐसे ऐसे आ चुके हैं, तैयार रहो। मुझे तो लग रहा है ये महुआ मित्रा की सांसदी फिर जाएगी, ऐसे ही लग रहा है। नहीं, अगर सीबीआई ने दे दिया तो लोकपाल का तो मैटर फाइनल है, उस पे तो कोई कुछ हाँ कर नहीं सकता। तो क्या करेंगे हाँ ये, जी जी बुरी जी तरह से फंस गई। हाँ। तो ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं तो कहूँगा भाई बहुत 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 बुरा हुआ इनके साथ। तो और क्या सर होगा? एक बात और भी है सर, ये नड्डा साहब का आपको पता ही है कि अंतिम समय चल रहा है, मतलब इस कुर्सी पे अंतिम समय चल रहा है। तो नड्डा जी ने सोचा कि मैं जाते जाते थोड़ा सा जो है सेकुलर लोगों में और इंटेलेक्चुअल मीडिया में, क्योंकि ये है ना कि अगर आप थोड़ा सा इस तरह की बात करते हो, अपने लोगों को डांट देते हो, अपने लोगों पे थोड़ी सख्ती करते हो, तो मीडिया आपकी तारीफ करने लगता है। लेकिन यहाँ पे कहानी दूसरी चलाई है मीडिया ने अब कहानी ये चलाई है कि ये जो है इनका प्लान है कि पहले निशिकांत दुबे से, दिनेश शर्मा से, इन लोगों से कहलवाया गया, और अब ऊपर से जो है कहा जा रहा है कि नहीं भैया पार्टी की जो लाइन अलग है और पार्टी इनसे जो है वो इत्तेफाक नहीं रखती और ये उनका अपनी निजी राय है। अजीत अंजुम ने तो बाकायदा इसी एंगल पे जाते हुए वीडियो बनाया सेम डे कि पहले तो निशिकांत दुबे से कहलवा दो और फिर ये कह दो कि साहब जो है ये तो पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग है और पार्टी उनसे जो है इत्तेफाक नहीं रखती, ये उनके निजी विचार है। तो नैरेटिव तो फिर भी आपके खिलाफ ही चल रहा है। हाँ, लेकिन ये जुडिशरी पे इम्पैक्ट तो आया है। कल जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं गवाई साहब, तो उन्होंने तो कह दिया कि साहब आप हमसे मैंडेमस मांग रहे हो और हमारे ऊपर तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हाँ सर, वो ठीक है अपना जो कह रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा है तो सही बात है। तो क्या सर जस्टिस गवई इनका बनना पक्का है? वो तो नाम वाम जाएगा सर, या कैसे हो जाएगा, अभी चला तक गया नहीं है। नाम, अच्छा, नाम चला गया। इनका तो मेरे ख्याल में ये लास्ट मंथ है सर, 16 मई में कब का है इनका रिटायरमेंट? 13 मई। संजीव खन्ना 13 मई का है। हम्म। सही बात। तो इन्होंने जस्टिस गवाई का नाम भेज दिया। अच्छा। तो अब नेक्स्ट क्या क्या होने जा रहा है सर? अब इसमें पहले तो मुझे ये बताइए, क्या 13 मई से पहले वक्त वाले में कुछ करने की जल्दी दिख रही है क्या?
संजीव खन्ना को? लग तो रहा था, लेकिन थोड़ा सा पीछे तो हटे उस दिन जब गवर्नमेंट ने हाँ। रेजिस्ट किया, तो उन्होंने अपने कदम तो पीछे खींचे, और खाली 2 प्रावधानों पर उन्होंने थोड़ी सी अपनी ना इत्तेफाकी दिखाई, तो फिर हाँ, इसीलिए 7 कि दिन भाई का हम समय भी सारे दे दिया। फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, हमें समय दीजिए। हाँ, और सही बात। वैसे भी देखिए, आप जानते हैं कि अपॉइंटमेंट तो सालों सालों तक नहीं होते, तो वो अगर महीने भर और नहीं होंगे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, सही बात। और ऐसी कोई जो जल्दी भी नहीं है। आपके वो डी नोटिफिकेशन और उसका भी लंबा ही प्रोसेस है, क्योंकि आप हाँ, किसी को डी नोटिफाई करेंगे वो सब जो है उसमें भी प्रोसीजर है पूरा। तो उसमें भी ये कहा गया कि साहब आप प्रोसीजर कंटिन्यू कीजिए, अभी कीजिएगा कुछ मत, तो प्रोसीजर में ही टाइम लगना है, तो विशेष कुछ अंतर नहीं पड़ा, स्टे ये बचा ले गए। और अब मुझे लगता है कि जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है पूरे देश से, उसको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और मैं पिछले कुछ सालों से एक चीज देख रहा हूँ सर, जनता की क्या भावना है इसका जो है बहुत ध्यान रखते हैं लोग। ये थैंक्स टू सोशल मीडिया कि आजकल अदालतें जो हैं इसका बड़ा ध्यान रखने लगी हैं कि जनता क्या सोच रही है किस चीज को लेकर, उनकी भावनाएं क्या है, इसका भी असर पड़ने लगा है सर। पहले नहीं था इतना मीडिया वीडिया का दबाव, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद और जो इंडिपेंडेंट मीडिया आया है उसके बाद से इन चीजों को ये देखने लगे हैं और नजर रखने लगे हैं कि भाई क्या चल रहा है, हमारे क्रिया की प्रतिक्रिया क्या हो रही है, ये भी तो है। और इसमें सर एक इंटरेस्टिंग ये जो मोड है इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको तो बताइए। हरीश साल्वे का जो इन्वॉल्वमेंट ये करा रहे हैं, दाऊदी बोहरा समुदाय की तरफ से वो उन्हें पार्टी बनाया गया है जो इसमें, उसके बारे में सर बताइए ना। दाऊदी ओवैसी बड़ा बोहरा जो परेशान है है। वो इस अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले नहीं कर रहे थे सर, हाँ, तो पहले वो चाह रहे थे कि वो हमें इससे बाहर रखा जाए, लेकिन उन्हें इंक्लूड किया गया है इसमें उन्हें कि भाई इंक्लूड आपको भी करके लाभार्थी उनका हो। वो जो बनाया गया, वो तो कह रहे हैं कि साहब हम तो देखिए ट्रस्ट बनाते हैं, और इसमें प्रावधान कर दिया गया है ट्रस्ट का, इसलिए हम इसको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हाँ, इसमें ये प्रावधान कर दिया गया है कि साहब के आप चाहे तो वक्फ की जगह पे ट्रस्ट बना लें, ये प्रावधान ये अमेंडमेंट में किया गया है। तो इससे वो राजी है, क्योंकि उनको चाहिए भी यही, वो कहते हैं कि साहब कि वो हमको तो हरीश ये वो अमेंडमेंट जेपीसी में चाहिए। हरीश साल्वे को लेके आए थे अपनी तरफ से सर, दाऊदी और बोहरा हरीश साल, वाले। अरे भाई देखिए, बोहरा कम्युनिटी बहुत ही प्रॉस्परस, बहुत ही हाँ, रिच कम्युनिटी है, वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, और जो आगा खानी वाले हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी रिच कम्युनिटी। तो उनको इस तरह के झंझटों की बहुत ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है, वो अपने बड़े बड़े उनके ट्रस्ट हैं। अब आप ये देखिए, ये जो अजीम प्रेम जी है, ये क्या है, बोहरा है। लोग सोचते होंगे ना कि साहब कि ये मुसलमान ये इतना बड़ा कैसे बन गया, वो बोहरा है इसलिए बन गया, बोहरा तो होते ही ट्रेडर है। आप किसी सुन्नी मुसलमान दिखा दीजिए इस तरह का कोई वो करते हो, जो एक हमारे इतना बड़ा पत्रकार कोई मित्र हमारे से, बिजनेसमैन बन गया। एक एक हमारे पत्रकार मित्र हैं मुस्लिम, तो खैर वो रिटायर हो गए, वो मेरे से उलझ गए एक दिन। तो वो फेसबुक पे लिखते हैं कि हाँ, साहब जो दाऊदी बोहरा होते हैं ये मुसलमान का मतलब सारे मुसलमान नहीं है। तो मैंने उनकी पोस्ट पे लिख दिया तो फिर क्या है, मैंने कहा कि ये मुसलमान नहीं है। तो उन्होंने लिखा कि टेक्निकली मुसलमान नहीं है। तो मैंने कहा कि कैसे कैसे नहीं है मुसलमान, कहने लगे इसके लिए आपको इस्लाम पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि भाई आप माफ करो, मुझे इस्लाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये तो मैंने टालने वाली बात तो बता मेरे रहे हो। मेरे से कर दीजिए, मैंने इस्लाम पढ़ा हुआ है। हाँ तो सर उसे दो दो चार लाइनों में लोगों को बताइए इसमें थोड़ा सा आप, दाऊदी बोहरा वाला उसमें जो एंगल है जिसे लोग कहते हैं कि मुसलमान ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान लोगों को दीजिए सर। अरे ये जो है, ये जैसे से अहमदिया को कहते हैं ना साहब के अहमदिया मुसलमान नहीं है, इन्होंने अपना चला रखा है खत्म नबूवत के साहब, हाँ, मोहम्मद के बाद और कोई जो है वो नबी नहीं हुआ। अभी इनके जो है ये बोहरा वालों के क्या है कि इनके जो धर्मगुरु होते हैं सैयदना होते हैं, तो वो सैयदना को लेके ये कहते रहते हैं कि ये जो है ये अपनी बिल्कुल जैसे ऐसे चलाते हैं जैसे कि नबूवत हो, इसलिए ये मुसलमान नहीं है। ये इस तरह की बकवास ये सारे सुन्नी किया करते हैं, और ये सुन्नी जो है वो दुनिया भर में सबसे अधिक आफत जो है इन्हीं ये आपके ये सुन्नी मुसलमानों ने मचा रखी है। 90% जो 99% टेररिस्ट ग्रुप जो है वो मुस्लिम है पूरे विश्व में, हाँ, और उस 99% में से 95% सुन्नी है।
2-4% इधर मिडिल ईस्ट में ये कोई शिया विया हैं, और वो भी जो है वो किराए पे हमास जैसे सुन्नी ग्रुप को लेते हैं, हायर तो करते हैं उन्हें। हायर करते हैं। तो इनकी अच्छा, ये शिया है आपके, जो ये दाऊदी बोहरा है और आगा खानी इस्माइली जिनको बोलते हैं, ये दोनों शिया हैं। तो अब कोई सुन्नी जो है अगर शिया को कुछ कहे तो उसकी क्या वैल्यू है? जीरो वैल्यू है। आप उनको पूछिए, आप सुन्नी हो कि शिया हो, अगर वो कहते हैं वो सुन्नी है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो बहुत लंबी पोस्ट लिखी इस पे। असदुद्दीन ओवैसी ने ये लिखा कि मुसलमानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश साल्वे जो किंग्स काउंसिल है उनको बुलाया गया है यहाँ पे, और सिया सुन्नी एक हैं, आप मुसलमानों को बांट नहीं पाओगे मोदी जी, ये लिखा है। हाँ, शिया सुन्नी एक है। तो इससे हजरत ओवैसी से कोई पूछे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड छोड़ के शिया क्यों चले गए? हाँ, एक शिया नहीं है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, सबने छोड़ के अपनी अलग पर्सनल लॉ बोर्ड बना ली। क्यों भाई? तुम्हारे पर्सनल लॉ बोर्ड में ना तो शिया है, ना उसमें अहमदिया है, ना उसमें आगा खानी है, ना उसमें बोहरा है, ना उसमें पसमानदा सुन्नी है। वो सारा का सारा वो जो अशराफ ग्रुप जो अपने आप को कहता है कि हमने 1000 साल राज किया, उनके नुमाइंदे केवल वहां बैठे हुए हैं। वो अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए, सुप्रीमेसी दिखाने के लिए, और साहब के वो पूरा जो इस्लाम को पूरी दुनिया में नाफिज करेंगे, वो जो है वो हरकत लेके वो चलते रहते हैं। और ये खुद भी अशराफ ही है, ओवैसी भी। और क्या, इससे बड़ा अशराफ कौन हो सकता है? 300 एकड़ जमीन कब्जे कर रखी है इसने वक्फ बोर्ड की, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। आजकल तो वो मौलाना रशीदी, वो साजिद रशीदी, वही इसके खिलाफ जोर जोर से बोल रहा है। तो मैंने भी कहा भैया साजिद रशीदी क्यों इसलिए बोल रहा है जोर जोर से, क्योंकि इसको वक्फ बोर्ड की कोई जमीन कब्जाने को नहीं मिली। अगर इसको मिली होती कोई वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जाने को तो ये भी नहीं बोलता। हाँ, बात वही है, जिसके हिस्से नहीं आया वो चिल्ला रहा है। और ये कह रहा है उसद्दीन ओवैसी कि ये जो दाऊदी बोहरा वालों को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें मोदी जी, ये सीधे सीधे जो है मुकेश भाई को फायदा कराने के लिए कर रहे हैं। इसमें क्या है सर, समझ में नहीं आया, ये क्या एंगल लाया ये निकाल के। तो क्या सब इनकी जमीनें दाऊदी बोहरा की जो है मोदी जी मुकेश अंबानी को दिलवा रहे हैं क्या? वो बोहरी कब्रिस्तान था जो उन्होंने लिया था शायद। अच्छा। बीच में तो कुछ लोगों ने ये भी खबरें चला दी थी ना कि जो एंटालिया बना हुआ है उनका अंबानी का वहां पे मुंबई में, वो भी वक्त की जमीन पे है। मैंने तो बाकायदा उसकी तहकीकात करी, फिर स्टोरी रात निकाली दिल्ली कि हाई कोर्ट भी वक्त की जमीन पे है, पार्लियामेंट भी वक्त की जमीन पे, पार्लियामेंट एयरपोर्ट भी वक्त की जमीन पे, पूरी दुनिया वक्त की जमीन पे, ईडन गार्डन भी है सर। ईडन कल तो गार्डन भी बड़ा वक्त की जमीन पे, और आपके ब्रिगेड मैदान भी वक्त की जमीन पे, फोर्ट विलियम भी वक्त की जमीन पे, सब कुछ वक्त की जमीन पे, इसलिए कि पूरी दुनिया ही वक्त की हुई है। हमास क्या कहता है? हमास कहता है कि जहां पर भी एक बार इस्लामी हुकूमत के पैर पड़ गए, वो जमीन वो वक्त की सब, जमीन हो गई। हाँ वो सारी हमारी है। सही बात है। और वो कहीं गलत नहीं कहता है, बड़ी किताब में लिखा हुआ है साहब। हम्म। कुरान की जो 7वीं सूरा है उसकी 128वीं जो वो है, क्या बोलते हैं, आयत 7.128 यही कहती है। 27वीं है क्या है, मैं 1 मिनट अभी चेक करके बता देता हूँ आपको। हाँ, उसमें तो यही है कि जो भी है सब हमारा ही है। और वो तो उसमें वो एएमयू वाले जो थे मौलाना साहब जिन्होंने बनवाई थी वो सर सैयद, उन्होंने तो पहले ही कहा था कि आजादी होगी तो अंग्रेज जाएंगे तो एक दूसरे पे फतेह करनी पड़ेगी हिंदू और मुसलमानों को, जो लीड करेगा उसी के हाथ में जाएगा। अरे वो तो बहुत वो बात हो गई साहब। वो सैयद अहमद जो है वो, हाँ 7.128 बिल्कुल सही हूँ मैं। इसका मतलब मैं अपने आप को शाबाशी दे सकता हूँ कि मुझे अच्छी तरह से याद है। मुझे मेरी कुरान याद है। लेकिन सर आप ये जो है वो वहां कहाँ क्रिश्चियनिटी की तरफ कहाँ मुड़ रहे हो? सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हो रहे हो आजकल, आपका जो है एक हाँ, और मैंने मीम। पोप का नाम बदल दिया ना रामानुजाचार्य, इसलिए सारे क्रिश्चियन मेरे पीछे पड़े। और आपका जो है वो उसमें जो है मीम किसी ने जो बनाया है वो
वो ऐसा अब बना वो दिया जैसे वो अ, संजीव अभी कुमार नहीं था जानी दुश्मन का वो ऐसे जिसके अंदर अब आत्मा घुस जाती थी। अभिजीत अय्यर मित्रा की बदमाशी है, मैं उसके खिलाफ एफआईआर करवा दी। हाँ बिल्कुल कराइए सर, वो बहुत शरारती हैं। मैंने उसको बोल दिया कि भाई तूने तेरे खिलाफ एफआईआर करवा दी है, और जो एसएचओ है उसको मैंने क्रिश्चियनिटी से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया है, ऐसा एसएचओ चुना है। वो औरंगजेब वाले भी आपने मेरे ख्याल में उन्हीं के साथ रखा था वो। हाँ, उन्हीं के साथ। एक और विषय लेते हैं साहब जी जी। कि अभी राहुल गांधी। राहुल गांधी तो लेकिन सर मजेदार किस्सा पता लगा आपको क्या हुआ? क्या बताइए। कांग्रेस कांग्रेस वालों ने ये हम्म, कहा, वहां की जो कांग्रेस है बिहार की, उन्होंने ये कहा कि साहब हम राहुल गांधी मतलब हम अपना चुनाव कैंपेन शुरू करना चाहते हैं अभी से ही, हम्म, जिससे कि हम्म, हम आरजेडी पे दबाव बना सकें। तो इसके लिए हम्म, तय हुआ कि एक रैली रखेंगे बड़ी, और कांग्रेस के सभी लीडर्स को, जो सेंटर के बड़े लीडर हैं, उन सबको बुलाते हैं वहां पे। और वो हम्म, रखी गई बक्सर में। राहुल गांधी को जाना था बोस्टन। हम्म, तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई मैं तो जा नहीं पाऊंगा, मैं तो जा रहा हूं बोस्टन। सैम पित्रोदा हम्म, ने वहां प्रोग्राम लगाया हुआ था इसका। तो हम्म। उसने खड़गे जी को भेज दिया वहां। और खड़गे जी तो खड़गे जी वहां मुख्य अतिथि, वहां पे सर 40-50 लोग खड़गे जी की रैली में पहुंचे कल बक्सर में। हाँ, वो पूरी की उनके पूरी खाली कुर्सियों की जो वो फोटो थी वो चल गई सारी सोशल वो मीडिया पे, चल गई। और बेचारे तो पांडे जी सस्पेंड हो गए। वहां पांडे जी सस्पेंड हो गए। और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि 2 विधायक भी हैं वहां पे इनके कांग्रेस वालों के बक्सर क्षेत्र में, हम्म, उनके टिकट हम्म, पे भी खतरा कह दिया है। बताते हैं कि राहुल गांधी ने कह दिया कि इनके टिकट काटो, इन पे इतनी भी भीड़ नहीं जुटाई गई है, कहीं के विधायक हैं। और मैं तो ये भी सोच रहा था कि राहुल गांधी को एक मौका मिल गया कि भाई पांडे जी को हटाने का, क्योंकि आजकल पांडे और जो स्वर्ण जातियां हैं उनसे तो राहुल गांधी को वैसे दिक्कत हो रही है। इसी बहाने जो है बेचारा एक स्वर्ण जिला अध्यक्ष उनका वो चला गया। पता नहीं है वो पांडे ब्राह्मण ही है या कोई और है, मैं मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन से हैं वो, तो कौन से वहां वाले पांडे हैं। बक्सर तो ब्राह्मण बाहुल्य ही है। ब्राह्मण इलाका है तो मुझे लगा कि वो ब्राह्मण ही होंगे। तो उसको जिला अध्यक्ष को भी हटा दिया, वहां पे किसी दलित को या ईबीसी या ओबीसी को राहुल गांधी वहां अध्यक्ष भी बनवा देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि बताइए अनाउंस बेचारे करके खड़गे आए जी कि की साहब जो भी है सारे जनरल कास्ट वाले मैं हटा दूंगा। अब उनकी जो टोटल हाँ जो वोट पड़ते हैं उसमें से 50% जनरल कास्ट वाले डालते थे, वो 50% तो गए। अब उनको हाँ, भरेंगे किससे अभी। वो तो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जिसके लिए थ्रस्ट कर रहे हैं ये, जिसके लिए ये दौड़ रहे हैं, दलित या ओबीसी फलाना, वो तो अभी क्वेश्चन मार्क में है। इवन मुसलमान भी, वो भी मुसलमान भी इन्हें तभी वोट देते हैं जब ये आरजेडी या समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं, वरना मुसलमान तभी इन्हें वोट देते ही नहीं। तो राहुल गांधी इल्यूजन में है, एक अलग दुनिया में जा चुका है। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ये वामपंथियों ने उसे पढ़ाया है, वो बिल्कुल लॉस्ट हो गया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ये वामपंथियों को इतना ज्ञान होता तो ये वहां पे साफ ना हुए होते पश्चिम बंगाल में। उनकी राह पकड़ ली है राहुल गांधी ने, और वो खुद चला गया बोस्टन, और वहां पे जो है खड़गे जी को बक्सर में भेज दिया। बताइए, खड़गे जी को बताइए, तो लोग बक्सर में दलितों का पहचानेंगे इतना भी बड़ा नहीं। नेता, दलितों का हाँ, इतना बड़ा नेता वहां पहुंचा और कोई दलित नहीं पहुंचा। सुनने वाला नहीं पहुंचा। ये तो सर, ये तो इस बात को लेके तो इनका ये बहुत बड़ा ब्लंडर पहले भी कर चुके हैं। मैं कह रहा हूं ना कि राहुल गांधी को ग्राउंड लेवल पे कुछ पता ही नहीं है। इन्होंने चन्नी को जब बनाया था चीफ मिनिस्टर, तब भी राहुल गांधी ने सोचा था कि सारे दलित हमारे साथ आ जाएंगे, मैंने इतना बड़ा दांव चल दिया। वहां फेल हो गया, वहां लोग मानते ही नहीं चन्नी को कुछ भी। अब ये खड़गे जी को के साथ ये भी दलित है। अरे भाई खड़गे जी दलित दलित अपने कास्ट की वजह से हैं, वो दलित लीडर नहीं है। वो रामविलास पासवान, मायावती, इवन वो चंद्रशेखर आजाद भी नहीं है। और ये क्या दलित 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 करते हुए घूम रहे हैं राहुल गांधी। बेचारों की उनकी बेइज्जती करवा दी कि साहब खड़गे जी की रैली में वो नहीं जुटी भीड़, और वहां पे जिला अध्यक्ष को हटवा दिया। तो सर ये कहानी चल रही है मजेदार। आप देखो वहां पे इनके जो टिकट विकेट बटते हैं ना, तो अब आप देखिए रवीश कुमार का भाई जो है
वो पांडे, पांडे जी। हाँ नाम बोल रहा हूँ, हाँ ब्रजेश पांडे, ब्रजेश या तो अजीत कुमार पांडे, कुछ ऐसा नाम है उसका शायद। हाँ ब्रजेश पांडे नाम है उसका। तो अच्छा। भाई उसको तो टिकट इसीलिए देते थे ना, क्योंकि वहां पे कई स्थानों पर अभी भी जो पुरानी जो परंपराएं हैं उसमें, या आपके ब्राह्मण भूमिहार वगैरह जो हैं ये काफी वोट देते रहते हैं कांग्रेस को। अब ये पक्का मान लीजिए कि अगली बार एक वोट नहीं मिलना उनका, और जब एक वोट नहीं मिल रहा तो मुझे लगता है तेजस्वी ये समझ के इसके बाद इनको टिकट भी नहीं देगा कि यार हाँ जब सारे पता। के सारे वोट इनको हमारे वाले लेने हैं तो हाँ फिर इनको क्या टिकट देना। सही बात है, यूपी में भी तो ऐसा ही हुआ था सर। समाजवादी पार्टी के दम पे ही तो सारे वोट मिले इन्हें। जो माहौल बना था वो बीजेपी के अगेंस्ट, जो माहौल यूपी में बना वो उसका फायदा सपा को मिला, और ये सपा के साथ थे इसलिए मिल गया। पिछली बार 70 सीट दी थी तेजस्वी, शायद इस बार कह दे कि 17 ही ले लो, ऐसा भी हो सकता अरे है। 17 भी ज्यादा है इनके लिए वैसे तो। हाँ। पिछली बार 70 में से 19 सीटें जीती, इस बार ये कह रहे हैं कि साहब हम 70 सीटें लेंगे मिनिमम, ज्यादा लेंगे, और ज्यादा लेने के बाद साहब हम उसमें से जो जिताऊ सीटें हैं वो लेंगे। अब पिछली बार हाल ये हुआ कि तेजस्वी ने जितनी सीटें लड़ी थी, मेरे ख्याल से तेजस्वी जो था वो 144 144 सीटें पे भी थे। थे, हाँ 144 144। सीट लड़ा था और 70 76 कुछ आई जीत थी। गया था। हाँ 76 तो आई थी। मतलब उसका जो स्ट्राइक रेट था वो 50% से ज्यादा था। हम्म। और साथ में इनके वो जो थे आपके कम्युनिस्ट वाले, उनका तो बहुत बढ़िया था। वो तो उन्होंने वो तो भी 16 में से 12 जीत गए थे वो तो। हाँ उनका भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था। ये भाई हम्म। साहब जो है वो 70 में से 19 जीते और उसी चक्कर में वो 10 सीट से पीछे रह गया। तो 122 तो जीतनी थी उनको, हाँ तो 23, 244 सीटें हैं वहां। हाँ। तो ये हाल इन्होंने उनका किया, तो इस बार तो मुझे लगता है कि वो तो सोचेगा कि गुड रिडेंस, अच्छा हुआ कि ये अलग ही चले गए। और ये सोचते हैं कि साहब नहीं, हमने मुसलमान जो है वो अब एक्सक्लूसिवली कांग्रेस के साथ में है, ये इनका सोच है। ये तो सभी जगह सोचते हैं, ये हर सभी स्टेट जगह में यही यही सोचते सोचते हैं, मुसलमान उसी के साथ में है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। ये खुशफहमी इनको कब से होगी, हैं। उसी इनके खुश साथ में वो आरजेडी खड़ी होगी और ये खड़े होंगे तो इनके साथ मुसलमान रहे। बंगाल में पता नहीं क्या करेंगे ये। अरे कुछ नहीं करेंगे, ये बॉस्टन में ही कर सकते हैं जो कुछ कर सकते हैं। बंगाल और बक्सर भूलें, बोस्टन में करें जो करना है। हाँ, अब बॉस्टन में चुनाव लड़ गए तो हो सकता है कि वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में उनको चुनाव में जीत मिल भी जाए। और ब्राउन यूनिवर्सिटी पहुंचे और वहां पर सबसे पहले ट्रंप ने कहा कि भाई ब्राउन यूनिवर्सिटी की फंडिंग खत्म, काम तमाम, लो जी, वो भी मामला बराबर हो गया। जेडी वांस आए हुए हैं यहाँ पे। आज आज वैसे दिल्ली में वक्फ वालों की भी बड़ी वो हो रही है सभा, तालकटोरा स्टेडियम में, इंडोर स्टेडियम में। इंडोर स्टेडियम में भले करो ना, इंडोर स्टेडियम कराने में तो मैं भी सहायता करूंगा आपकी, करिए कराओ भाई, इंडोर स्टेडियम में क्या दिक्कत है, हाँ काफी आउटडोर मीडिया मत करो। वाले। और उसमें तो वही पहुंचेंगे सारे अशराफ, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ पता लगेगा, वो चल रहा था कार्यक्रम अभी, देखो अब खत्म हो गया होगा। अच्छा एक साहब और आ गया आज, आपने देखा होगा यूसीसी लोडिंग। हाँ वो सर बीजेपी का वो तो जबरदस्त है, वो जो बनाया वो मैंने देखा, वो रील भी बड़ी गजब बनाई है उन्होंने, एकदम धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। हम्म। जोरदार है सर, उसमें यूसीसी लोडिंग देखिए, मैसेज कहाँ से दे दिया, उसके थ्रू दे दिया। और उसमें ये भी दिखाने की कोशिश हमारे कर दी कि भाई नड्डा साहब वक्फ नहीं संभाल पा रहे और वो कह रहे हैं यूसीसी लोडिंग। वो तो इस तरह से बनाया गया ना कि सर लोग ये कह रहे थे ना कि ये खड़गे वर्गे के तीसरा जो टर्म है ये इनका बड़ा कमजोर साबित होगा, उसकी से वो तो वो ये दिखाने के लिए बनाया गया है कि देखिए तीसरे टर्म में अभी 1 साल भी नहीं हुआ और क्या क्या कर दिया है, कई स्टेट के नहीं, मैं चुनाव तो जीत उसमें सिर्फ लिए। एक संदेश जो इंपॉर्टेंट पढ़ रहा हूँ वो है यूसीसी लोडिंग, वो हाँ यानी सबसे आखिर वक्त। में वहीं पे खत्म होता है। तो यूसीसी लोडिंग जो संदेश है वो बड़ा खतरनाक संदेश है।
जी, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका इसका साफ मैसेज ये भी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अटक जाए मामला, कहीं अटक जाए, फिर उसके बाद यूसीसी आ रहा है। तो ये कह दें कि पीछे ना हटने वाली वो है पॉलिसी, और उसका क्लियर हाँ, कट वो मैसेज है। इसमें ये भी संदेश निहित है कि साहब की वक्फ पे ये मत को सोचना कि हम सुप्रीम कोर्ट के हाँ, झटके से कोई हम पीछे हट जाएंगे, ये भी पीछे हट संदेश जाएंगे इसमें या है। बाकी चीजें पेंडिंग में डाल देंगे। हाँ, ऐसा कुछ हाँ। नहीं होने वाला है। तो अच्छा, यूसीसी में तो और आसान है साहब। हम्म। यूसीसी में तो ऐसा है कि ये वक्फ वक्फ वाला तो कहीं डिस्कशन है नहीं। ना ये वक्फ जो है ये इनकी शरीयत वरीयत में आता है, तो फालतू की बातें कर रहे हैं। ये तो शरीयत पे बहस कर ले मेरे से तो मैं बता दूं इनको। इनके शरीयत एक्ट तक में वो कंपलसरी नहीं है। दूसरा जो यूसीसी का है, वो यूसीसी का तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने क्या जबरदस्त वहां पर समर्थन किया है यूसीसी का, इनकी बोलती हाँ, बंद कर दी है, एक बिल्कुल। बात। दूसरी बात, यूसीसी के फेवर में कम से कम 10-12 तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। हम्म। अच्छा, तीसरी बात, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शामिल है। हाँ, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए यदि कोई कानून बनाया जाता है, वो वैसे ही ज्यादा प्रोटेक्शन होता है उसको। हाँ, बिल्कुल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार सरकार से पूछा भी है पहले भी शायद, हाँ। यूसीसी को लेके, भाई इसमें किसके बारे में सरकार क्या सोच रही है। कई बार पूछा है पहले भी, और अच्छा, ये मोदी के से दूसरा पहले ये है कि पूछा है। साहब कि उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट करके इन्होंने देख लिया, कुछ नहीं हुआ। हाँ। भाई हाँ, वहां तो कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड में मुसलमानों की संख्या कम थोड़ी है। मुसलमानों की संख्या उत्तराखंड में कोई 16-17% है। हाँ, इतनी बताते हैं, 14-15% के आसपास है। हाँ, जिसमें हरिद्वार जैसे जिलों में तो 30-30, 35-35% है। हम्म। हरिद्वार तो आपके बगल में, आपने वो रुड़की वुड़की गिफ्ट कर दिया ना हम्म। उसको, हरिद्वार को। रुड़की, भगवानपुर, ज्वालापुर, इसमें सब काफी मुसलमान हैं। जी। और रुड़की के आसपास तो नहीं, मुसलमानों के गांव हैं, बड़े बड़े। वो वो किस्सा क्या हुआ साहब, देखिए, उत्तर प्रदेश में जिले थे देहरादून और सहारनपुर, याद करिए। हाँ, हाँ, ये 19 नोएडा तक सहारनपुर ही था। मेरठ और सहारनपुर यही दो डिस्ट्रिक्ट थे। 1988 में जब हरिद्वार जिला बनाया, हरिद्वार जब हमने ज्वाइन किया था आईएएस 1986 में, तो हरिद्वार सब डिवीजन हुआ करता था, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग मानी जाती थी आईएएस की, एसडीएम हरिद्वार की। 88 में या 88 के एंड में इन्होंने हरिद्वार को बनाया जिला। और जब हरिद्वार को जिला बनाया, तब उसमें से ये जो रुड़की सब डिवीजन था ये उठा के डाल दिया हरिद्वार में, सहारनपुर से निकाल के। ये हुआ। और बाद में जब उत्तराखंड बना, तो ये रुड़की को इन्होंने वापस नहीं दिया। भाई, रुड़की जो था ओरिजिनली सहारनपुर था, वापस दे देते तो तुम्हारे असल इतने सारे मुसलमान जो जिनको लेके रोते हो आज, ये नहीं आते उसमें। हाँ, असल में रुड़की रुड़की में सर, रुड़की के ऊपर झगड़ा क्यों था? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की वजह से, थॉमसन यूनिवर्सिटी की वजह से, जिसे अब आईआईटी बना दिया उन्होंने बाद में। उस हम्म। वो सब चाहते थे कि वो इधर रहे। अगर उत्तराखंड वाले ये चाह रहे थे कि भाई हमारे पास रहे, एक आईआईटी आ जाएगी इस बहाने। आईआईटी तो खैर बाद में बना, वो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था उस समय। तो उसकी वजह से वो रुड़की उधर लिया उन्होंने। पंतनगर चली गई थी उसमें, और ये चली गई, दो मेन चीज गई थी उसमें। पंतनगर यूनिवर्सिटी गई थी, एग्रीकल्चर, हम्म। और एक ही गई थी रुड़की। उसकी वजह से वो हरिद्वार में उसकी वो बन गई साख थोड़ी सी। लेकिन ये बात सही कह रहे हैं आप कि रुड़की के आसपास जितने भी गांव हैं, मैक्सिमम बहुत बड़े बड़े गांव हैं मुसलमानों के। इधर ये मंगलोर वगैरह है, तो मंगलोर जो आता है कस्बा रुड़की से पहले, 2-4 किलोमीटर पहले ही, वो पूरा मुस्लिम्स का है। तो जो लोग कहते हैं ना, 81 के फिगर बताते हैं कि साहब 81 में हरिद्वार की इतनी पॉपुलेशन थी और अब हो गई 33%। मुझसे कहता हूँ, मूर्खों, हिस्ट्री तो देख लो, रुड़की उसके बाद आया अंदर। हाँ। तो इसलिए साहब उत्तराखंड में तो कोई रेजिस्टेंस हुआ नहीं। आपने देखा, उत्तराखंड में अगर ये चाहते और वाकई कुछ होता, तो ये हरिद्वार और देहरादून में तो इनकी भारी संख्या है, यहाँ तो ये कर सकते थे बड़ी आसानी से। और ये जो आपका मुरादाबाद से लगता हुआ है रामनगर वाला एरिया है, यहाँ पर भी इनकी आबादी अच्छी है।
आखिरकार ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये सब ये रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, इनसे सबसे लगा हुआ है। कर सकते थे ये, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे और बस केंद्र सरकार को ये हो गया कि साहब ये स्ट्रीट पे तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। और अभी वो अमित अब शाह ने भी तो यूसीसी अपने भी लगे इंटरव्यू में हाथों कहा कर था, चलो। अभी अमित शाह ने वो इंटरव्यू नहीं दिया था उसमें टाइम्स नाउ की उसमें सबमिट में नविका कुमार को, उसमें यूसीसी पे जब उन्होंने पूछा था कि यूसीसी इसमें हमें वादा करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका, आप हमारे से पूछ रहे हैं कि 2029 से पहले करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेट्स में अलग अलग तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है, हो सकता है कि हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े स्टेट्स के हिसाब से। अभी उत्तराखंड में हो गया है, कुछ और राज्यों में हो जाएगा, हो सकता है कि 2029 से पहले ही हो जाए। साफ कहा था उसने अमित शाह ने। बिल्कुल, बिल्कुल कहा था। और साहब ये बीजेपी प्रेसिडेंट कौन बनेगा, कुछ पता चला आपको? नहीं सर, बीजेपी प्रेसिडेंट वाला तो जहां हम पिछले 1 महीने से बात कर रहे हैं वहीं अटका हुआ है। वो कई कई स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो वाला मामला अटका हुआ है। वो पार्टी जो यूपी का और कई 4-5 स्टेट्स का अटका हुआ है, उनके बारे में फैसला होना है। उसमें महाराष्ट्र का भी है शायद, कर्नाटक, कई जगह का फैसला होना है, उसके बाद ही हो पाएगा। उसमें तो कुछ नहीं है सर, वही सब चलता रहता है, वो कुछ नहीं है, कोई भी आए सर, चलना तो वैसे ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, कश्मीर में अटैक भी हो गया है, अच्छा, कहाँ? पहलगाम में, अच्छा, टूरिस्ट के ऊपर। ओहो, में कोई टीचर अगर आप ये अभी खबर फ्लैश हो रही है। हाँ सर, ये तो चलेगा ही, ये क्या कहा जाए। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये टूरिज्म का इतना वो बखान मत किया करो, क्योंकि जो है ये लेकिन सर टूरिस्ट तो जबरदस्त है इस समय वहाँ। मैं आपको शायद पिछली बार भी बताया था कि इसी समय सब फुल है, अप्रैल में ये हाल है वहां पे, लोग तो खूब पहुंच रहे हैं। और इन चीजों से, इन हमलों से अब डर नहीं रहा कोई आदमी। पहले तो लोग डर जाते थे सर, कि जाते नहीं थे, प्रोग्राम कैंसिल करा देते थे। नहीं, अब जा फर्क तो रहे हैं। पड़ेगा। 1-2 टूरिस्ट की डेथ हुई है। चलिए, ये फिर कभी और इस पर विचार विमर्श कर लेंगे। लेकिन योगी जी तो रुक ही नहीं रहे। योगी जी क्यों रुकेंगे सर? योगी जी तो कल परसों मैं कहीं देख रहा था कि वो उस विधायक के बारे में बता रहे थे, वो जिसने थूक दिया था वहां अंदर पान खा के विधानसभा में। ये कह रहे थे, नाम तो बताया नहीं उन्होंने कहा कि उस विधायक को बुला के कह दिया था कि तुम खुद साफ करते हो या नहीं, बताओ करोगे साफ? कहने लगा हाँ साहब, मैं खुद साफ कर दूंगा। तो खुद साफ कराया, बताते हैं उससे। इसका मतलब सपा का तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं करता खुद। नहीं, अगर नहीं होता तो उसका नाम सामने आ जाता कि कौन था। नाम उसका इसी शर्त पे छिपाया गया कि भाई आप जो है वो खुद साफ करने के लिए तैयार हो। तो हाँ, उसने कहा साफ करने के लिए तैयार है। तो योगी जी तो कान पकड़ के कराने वालों में है। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था ना सर, वो सीसीटीवी ने कैप्चर कर लिया था उसे, तो थूकते हुए। योगी जी का मामला अलग लेवल का है साहब। हमारे योगी जी को अखिलेश लेके तो बाबू जो है, योगी जी को लेके पार्टी हाईकमान अब निश्चिंत हो गई है। और मुझे लगता है कि शायद पार्टी ने ये भी तय किया है कि भाई अब योगी जी को छेड़ो मत, करने दो जो कर रहे हैं। 27 आ रहा है अब सामने, और जो करना है कर लो सर। बड़ा बड़ा रोल है योगी जी का। आप बताओ ना, कम से कम 12-13 के करीब तो राज्यसभा के सांसद बढ़ा देंगे योगी जी, अगर अब की बार फिर बढ़िया सीटें आ गई तो बड़ा वैल्यू है उत्तर प्रदेश की सर, ऐसे थोड़ी ही है। 12-13 क्यों, ज्यादा साहब, 31 सांसद जाते हैं वहां से। मैं कहता हूँ सर, टर्म के हिसाब से अभी आ रहे हैं, 10-12 और बढ़ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि अब की बार और आ गए थे, क्योंकि 6 साल वाला टेन्योर कुछ का तो चल ही रहा है। कुछ अभी इनके सपा वपा वालों के इनके खाली होने शुरू होंगे, बाकी के तो बसपा का एक कम हो जाएगा, अभी एक ही है उनका, वो भी खत्म हो जाएगा। तो सर बड़ी महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। राज्यसभा के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश, उसे बिल्कुल भी छेड़ना उचित नहीं होगा। सही है। और राज्यसभा में तो भाई पूरा बहुमत आ गया है, अब कहाँ प्रॉब्लम है इनको। 2026 में तो ये 100 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी अकेले दम पे भारतीय जनता पार्टी।
हाँ 100 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी, जो कि आपकी कांग्रेस जो है वो 1988 के बाद से क्रॉस नहीं की कभी। हाँ कांग्रेस ने किया पहले किया होगा, सही बात है, उसके बाद से शायद हुआ नहीं है। हम्म। तो आइए चर्चा को विराम देते हैं। जी, और इस सभी आज आज की चर्चा को विराम उस नोट पे ही देते हैं कि भाई ये जो इन्फ्लुएंसर हैं चैनल वालों के, वो हम जैसे लोगों को खरीदने की कोशिश ना करें और अपने कंटेंट की क्वालिटी को बढ़ाएं, अपने जो चैनल हैं उनके स्तर को बढ़ाएं, उनकी डिबेट्स का स्तर बढ़ाएं, उस पर ध्यान दें, हमें अपना राइवल समझें। हम्म। उस तरीके से काम करें। हाँ, मतलब ये ना सोचे कि हम अपनी विचारधारा के विरुद्ध जाके कुछ कर देंगे तुम्हारे लिए। हाँ, ये चिंदी चोरी वाला काम हमारे से ना करवाएं। सही हाँ, हाँ। तो सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।